आज हम फूड ग्रेन की वीट कमोडिटी में फिजिकल रेफ्रेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी समस्त क्रियाविधि के बारे में इस वीडियो की सहायता से बताएंगे। सबसे पहले हम प्राप्त सैंपल का डिजिटल मॉइस्चर मीटर की सहायता से मॉइस्चर निकालते हैं। उसके पश्चात हम वीट में एफएम को पृथक करने के लिए आवश्यक 500 ग्राम सैंपल लेते हैं और 500 ग्राम सैंपल्स में से सीव सेट की सहायता से एफएम को पृथक कर लेते हैं। शेष बचे सैंपल्स में से स्कूप की सहायता से 100 ग्राम सैंपल पृथक करते हैं, जो इस प्रकार है। जब हम 500 ग्राम सैंपल्स में से 100 ग्राम सैंपल्स को पृथक करते हैं तब हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्कूप सभी कॉर्नर्स तक जाए। अलग अलग क्षेत्रों से हमको थोड़ा थोड़ा सैंपल कलेक्ट करना है। इसमें सभी कॉर्नर्स और मध्य में से भी हमको सैंपल कलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लगभग 100 ग्राम सैंपल्स कलेक्ट कर लिया है और अब हम 100 ग्राम सैंपल्स में फिजिकल रेफ्रेक्शन की जांच हैंड पिकिंग मीन्स हाथों से प्रारंभ करते हैं। अब 100 ग्राम सैंपल्स में हम हैंड पिकिंग एक एक दानों को बड़ी ही गहनता के साथ जांच करते हैं। उसमें जो भी जिस प्रकार का भी इम्प्योरिटीज़ आ रही है हम उसको उस पैरामीटर के हिसाब से सेपरेट करना प्रारंभ करते हैं। अब हम वीट में कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स की जांच करेंगे इसके बारे में बताते हैं। वीट में सबसे पहले हमको मॉइस्चर पैरामीटर चेक करना होता है, उसके पश्चात फॉरेन मैटर और उसके बाद ब्रोकन इमेच्योर संकन श्रिविल्ड जिसे हम BIS के नाम से भी जानते हैं। उससे अगला पैरामीटर जो होता है वह इन्फेस्टेशन डैमेज करनाल होता है जिसे हम IDK के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है हमारा वो होता है डैमेज एंड डिस्कलर। डैमेज डिस्कलर के बाद हम टेस्ट वेट निकालते हैं। टेस्ट वेट में हम यहाँ पर मास पर हेक्टोलीटर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर होता है वो अदर फूड ग्रेन्स होता है। अदर फूड ग्रेन्स के बाद हम वीट में लश्यर लॉस वेट निकालते हैं जिसे हम LLW के नाम से भी जानते हैं। LLW के बाद पोटिया पैरामीटर करनाल बंट जिसे KB के नाम से जानते हैं वो करते हैं और जो हमारा लास्ट पैरामीटर्स होता है वो हमारा ब्लैक टिप होता है जिसे हम BT के नाम से भी जानते हैं। इन सभी पैरामीटर्स के अलावा हमको 2 विशेष पैरामीटर है जिन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनमें एक है लाइव इन्फेस्टेशन और दूसरा है आटा फॉर्मेशन। अब हम आपको वीट में एक एक करके सभी पैरामीटर्स के बारे में उनकी डेफिनेशन के साथ आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉरेन मैटर्स की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि फॉरेन मैटर जिसे हम FM के नाम से जानते हैं वो क्या होता है। मतलब खाद्यान्न फूड ग्रेन में उस कमोडिटी के अलावा कोई भी अन्य बाहरी पदार्थ शामिल हो जाता है तो उन सभी को हम फॉरेन मैटर में शामिल करते हैं। फॉरेन मैटर 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार जो होता है वो होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक में हम धातु के टुकड़े, धूल, रेत, बजरी, पत्थर, गंदगी, मिट्टी के कंकड़ के ढेर, मिट्टी शामिल करते हैं। इसी का जो दूसरा प्रारूप होता है उसे हम कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं, जिसमें हम भूसी, फूस, खरपतवार और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं। फॉरेन मैटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है ब्रोकन कर्नेल्स। ब्रोकन कर्नेल्स के साथ हम इमेच्योर, संकन एंड श्रिविल्स भी शामिल करते हैं जिसे हम BIS के नाम से जानते हैं। ब्रोकन कर्नेल्स क्या होते हैं? ब्रोकन कर्नेल्स का मीन्स हुआ कि कर्नेल्स के वो टुकड़े जो पूर्ण कर्नेल्स के आकार में 3/4 से कम होते हैं उन्हें हम ब्रोकन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स होता है वो है इमेच्योर। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा सीड जिसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है, उन्हें हम ऐसे सीड्स को हम इमेच्योर में शामिल करते हैं। इमेच्योर के बाद इसी क्रम में संकन और श्रिविल्ड होते हैं। श्रंकल्स क्या कहलाते हैं? श्रंकल्स का मतलब हुआ जब अनाज की बाहरी सतह पर एक से ज़्यादा सतह ओवरलेइंग हो जाए जिसके कारण करनाल सिकुड़ जाता है, जो सामान्य अनाज की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न होता है।
अब हम श्रीविल्ड की बात करेंगे कि श्रीविल्ड क्या होता है। श्रीविल्ड का अर्थ हुआ कि अपरिपक्व कर्नेल्स जिसमें परिपक्वता की कमी हो, जिसके कारण कर्नेल्स मुरझाया सा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इन तीनों पैरामीटर्स को हम एक साथ काउंट करते हैं, जिन्हें हम BIS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स है वो है इन्फेस्टेशन डैमेज कर्नेल, जिसे हम IDK के नाम से भी जानते हैं। वीट के अंदर हम वीविल्ड्स न लेकर इन्फेस्टेशन डैमेज के कर्नेल के नाम से भी इसे जानते हैं। कर्नेल का हानिकारक कीट द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से उन कर्नेल्स का खोखला हो जाना, लेकिन अंकुरित अनाज और अंडे के धब्बेदार निशान वाला अनाज इस श्रेणी में हम शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स है वो है अदर एडिबल ग्रेन्स। अदर एडिबल ग्रेन्स का मतलब हुआ ऐसी कमोडिटी जिसकी हम जांच कर रहे हैं, उसके अलावा कोई अन्य खाद्य अनाज अगर उसमें शामिल है तो हम उसको अदर एडिबल ग्रेन्स की श्रेणी में शामिल करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है हमारा वो है टेस्ट वेट मास पर हेक्टिलिटर, जिसका हमने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HLW में आपको पूरी तरह से ऑपरेशनल मेथड बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स है वो है डैमेज एंड डिस्कलर। डैमेज का मतलब हुआ कि कर्नेल्स का क्षतिग्रस्त हो जाना। अब वो क्षतिग्रस्त किन कारणों से हो सकता है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। उनमें से मुख्य रूप से फंगस इन्फेस्टेशन होता है, बैक्टीरियल हो सकता है, हीट के कारण गर्मी के कारण हो सकता है, किसी भी ह्यूमिडिटी के कारण हो सकता है, या मौसम के परिणाम स्वरूप आंतरिक या बाहरी रूप से किसी भी सीड का क्षतिग्रस्त हो जाना। डैमेज सीड के अंदर ऐसे कर्नेल्स या सीड को हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्कलर। डिस्कलर का मतलब हुआ कि कर्नेल्स या कर्नेल्स के वो टुकड़े जो कि खराब होने के परिणाम स्वरूप अपना रंग बदल चुके होते हैं और जिसका सीधा अनाज की क्वालिटी पर असर दिखाई देता है, उन सभी कर्नेल्स को हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि डैमेज एंड डिस्कलर में किस प्रकार के सीड शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर्स है वो है लश्चर लॉस ऑफ वेट, जिसे हम LLW के नाम से जानते हैं। लश्चर लॉस वेट का मतलब होता है कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की चमक कम हो जाना। चमक कम होने की स्थिति में फसल की भी चमक कम हो जाती है और इसे जल्दी खा लिया जाता है, क्योंकि इसका जो बाह्य आवरण है वो कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के वीट में इंसेक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के गेहूं का भंडारण नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लश्चर लॉस वेट में हम किस तरह के वीट के सीड को काउंट करते हैं, शामिल करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स जो है वो हमारा है पोटिया। गेहूं के अंदर पोटिया पैरामीटर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होता है। अनाज के आवरण पर नमी के प्रभाव के कारण गेहूं का कर्नेल्स के मध्य अंदर से दूधिया रंग और बाहर किनारों पर पीला रंग दिखाई देने लगे, जिससे कर्नेल्स डल एवं उसकी बाहरी सतह कम पारदर्शी मतलब लो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ऐसे सीड्स या कर्नेल्स को हम पोटिया की श्रेणी में शामिल करते हैं। पोटिया पैरामीटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो है कर्नाल बंट, जिसे हम KB के नाम से भी जानते हैं। कर्नाल बंट, जिसे हम आंशिक बंट भी कहते हैं, कवक टिलेटिया इंडिका के कारण इसका संक्रमण होता है, जो फूल आने पर अनाज को संक्रमित करता है। यह अनाज और अनाज के उत्पादों को खराब करने वाले पाउडरी बीजाणुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से अनाज की क्वालिटी को कम करता है या अनाज की जो गुणवत्ता है उस पर प्रभाव डालता है। इसमें सड़ी मछली की गंध पाई जाती है और यह अनाज को पूर्ण रूपेण खराब कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको जो स्क्रीन पर कर्नेल्स या जो सीड दिखाई दे रहे हैं, इन सभी सीड्स को हम कर्नेल बंट यानी KB की श्रेणी में
शामिल करते हैं। इसकी वजह से अनाज की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सीड पूर्ण रूपेण काले कलर में तब्दील हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो आटा प्राप्त होता है वो सफ़ेद ना होकर उसका रंग काला हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर्स है हमारा, वो है डार्क ब्लैक टिप, जिसे हम बीटी के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक टिप क्या होता है? ब्लैक टिप का मतलब है कि अधिक नमी और आर्द्रता या जैव रासायनिक प्रतिक्रिया, मतलब फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग और अधिक समय तक प्रयोग करने के कारण क्रॉप का धुंधला हो जाना। अक्सर अनाज गहरे भूरे रंग से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह मुख्यतः ग्रेन्स के जर्म एंड भाग पर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जितने भी सीड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी डार्क ब्लैक टिप की श्रेणी में हम शामिल करते हैं। इसमें एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो सीड पिन पॉइंट पर बहुत गहरा काला रंग में हो, उन्हीं को हमको इस पैरामीटर में शामिल करना है। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो है रेड वीट। रेड वीट का मतलब हुआ कि 1/4 से अधिक सतह वाले कर्नेल्स या कर्नेल्स के टुकड़े जो लाल कलर से ढके होते हैं, उन्हें हम रेड वीट की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों को जब हम वीट का प्रोक्योरमेंट करते हैं तो क्वालिटी के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक है फंगल इन्फेस्टेशन। फंगल इन्फेस्टेशन के कारण सीड की क्वालिटी पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जितने भी वीट के सीड हैं या कर्नेल्स हैं, इनको हम फंगल इन्फेस्टेशन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं, लाइव इन्फेस्टेशन और आटा फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तब हमें ध्यान देना चाहिए कि वीट में किसी भी तरह का कोई लाइव इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई आटा फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर हमको सैंपल्स में या लोडिंग या अनलोडिंग की टाइम पर लाइव इन्फेस्टेशन या आटा फॉर्मेशन दिखाई देता है तो ऐसे तुरंत हमको उस माल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, या अगर कुछ बैगों में ही ऐसा प्रतीत होता है तो उन सभी बैगों को हमको सेपरेट कर देना चाहिए।